जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आई एस माई टारगेट में। तो हर दिन की भांति जो है आज भी हम प्रश्न का एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। तो 2024 का जीएस पेपर को हम एनालिसिस कर लिए हैं, जो कि प्रीलिम्स में जो दो पेपर होते हैं, सी सेट और जीएस। तो जीएस पेपर को 2024 का कवर कर लिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ऊपर की ओर जब स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे जो है 2024 का लिख दिया हुआ है, और ऊपर ऊपर जो है लगभग जैसे ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो ऊपर पे ये 25 वाला है और उनसे नीचे 24 वाला है। तो 25 वाला में जो है आज का जो सेशन चलेगा ये हमारा चलेगा प्रश्न संख्या 46 से आगे, ठीक ना। तो देखिए, आप लोगों को जैसा कि कल के वीडियो में ही बता दिए थे कि अब जीरोक्स थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो लगभग 3-4 दिन से हम पैसा जोड़ जोड़ के रखे, तो अंततः आज हमने जीरोक्स निकाले। कुल 5 पेज लिए, ठीक है। पाँचों पेज में दोनों पार से आज निकलवाए हैं। तो ये देखिए, ये आप वाला जीरोक्स निकलवाए हैं, तो दोनों साइड से निकलवा लिए। पहले तो रफ पेज उन लोगों का ले लेते थे, कैफे वाले से निकलवा लिया करते थे, सिर्फ काम से मतलब। लेकिन आज हम 5 पेज खरीदे और पाँचों पेज में दोनों पार प्रिंट आउट करवाए, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों पार करवाएं। तो चलिए आज हम प्रश्न संख्या यहाँ से पूरे एक पेज को कवर कर लेंगे। तब तक में, जब तक हम इनको कवर पूरा ख़त्म करेंगे, तब तक हम आगे का जो है पीडीएफ निकालने के लिए पेमेंट को जमा भी कर लेंगे, ठीक ना। तो इस दृष्टि से जो है हम प्रश्न संख्या 47, 48, 49 और 50 तीनों को कवर करेंगे आज की इस सेशन में। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट भविष्य में हमें मदद करे, ठीक ना। तो आप लोगों से इसीलिए आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, बस सपोर्ट कीजिए, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करना है बस। तो चलिए, बाकी स्टडी करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टडी तो रुकेंगे नहीं, ठीक ना। तो स्टडी में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जो है बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना, दीवार बन जाते हैं एक, तो ये दूरी नहीं बनने देंगे इसको, ठीक है। इसको ऐसे पार करते जाएंगे तो बस। और आप लोग का सपोर्ट रहेंगे तो ज़रूर एक दिन मुकाम हासिल करके ही रहेंगे। तो देखिए, प्रश्न 47 कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चूँकि आप लोगों को प्रश्न भी नहीं दिख रहे होंगे, तो थोड़ा सेटअप उटअप भी वगैरह अच्छा नहीं है, हालांकि बहुत वीक कह सकते हैं। तो आप लोगों को क्वालिटी भी नहीं आ रहे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो है उसी से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा वैसे वैसे हम क्वालिटी में चेंजेस लाएंगे, ठीक ना। तो बातचीत उतना नहीं करना है, बस यूँ ही देखिए आप लोग भी। तो प्रश्न 47 कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पे लगा दिए हैं, मीटिंग में देख सकते हैं। प्रश्न 47 का कहना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 कथन दिया हुआ है, और यहाँ उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि यहाँ पे हमको जो है चूज करना है कौन सा सही कथन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कथन 1 की। कथन 1 में कह रहे हैं, ऐसी अपेक्षा है, मतलब कथन 1 में कह रहे हैं कि ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोराना वन चिप का अनावरण किया है, जो टोपोलॉजिकल क्यूबिट वास्तुकला पर आधारित है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटरों की अस्थिरता और विस्तार क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो जिससे जो है व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटरिंग समाधानों का विकास संभव हो सके। तो यह चिप जो है, यह चिप क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। इस वजह से कथन 1 बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लियर है। वही कथन 2 की बात करें तो कथन 2 कह रहे हैं, मेजोराना वन चिप अमेजॉन वेब सर्विस यानी कि AWS द्वारा आरंभ किया गया है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे? देखिए, मेजोराना वन चिप की माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है विकसित और लॉन्च किया गया है, ना कि अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक ना। तो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसका मेजोराना वन चिप के विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है। इनको कौन आरंभ किया है, मेजोराना वन चिप को? तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसीलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं AWS का नाम ले रहे हैं, अमेजॉन वेब सर्विस का, लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है। वही कथन 3 की बातें करें तो देखिए 3 क्या कह रहे हैं, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। डीप लर्निंग मशीन यानी कि DL और मशीन लर्निंग यानी कि ML
का एक उपसमुच्चय है। तो देखिए इन पे बात करें तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब कैसे कह रहे हैं, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आप लोग जानते ही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है एक व्यापक क्षेत्र है। तो मशीन लर्निंग यानी कि एमएल एआई का एक उप क्षेत्र है जो कंप्यूटरों को जो है डेटा से सीखने और पैटर्न पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। तो डीप लर्निंग डीएल, डीप लर्निंग जैसे शॉर्टलिस्ट हम डीएल भी कहते हैं, तो डीएल मशीन लर्निंग का एक विशिष्ट उप समुच्चय है जो कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क का उपयोग करके अधिक जटिल पैटर्न और डेटा से सीखने पर केंद्रित है। ठीक ना, तो इसीलिए ये कथन 3 सही है। तो अब यहाँ ऑप्शन मिलाइए। अब ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को अभी उतना माइंड पे जोर नहीं दे सकते क्योंकि अभी ये प्रारंभ है। अभी प्रारंभ है तो अंत कहाँ तक होंगे इसका तो गारंटी नहीं, खास करके इस एग्जाम को लेकर के। तो देखिए तो इस तरह से हम देख रहे हैं कथन 1 और 3 सही है तो 2 गलत है। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखिए केवल 1 और 2, तो यहाँ पे 2 गलत है तो 1 कट गए। कथन केवल 2 और 3 तो 2 नहीं है इसलिए भी कट गए। केवल 1 और 3 तो 1 और 3 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिर्फ प्रश्न से रिलेटेड यदि डाउट रहेंगे तो उन्हीं को हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना, शेष बातों शेष जो आप कमेंट कीजिएगा उनका हम जवाब अभी नहीं दे पाएंगे और नहीं आपको हम समझा पाएंगे क्योंकि प्रश्न बहुत सारा होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न वो कीजिए जो प्रश्न से रिलेटेड हो, मतलब प्रश्न वो कीजिए जो अभी आपके समक्ष हैं, प्रश्न इनसे रिलेटेड हो, इन समस्याओं से रिलेटेड हो, ना कि व्यक्तिगत हो या आसपास जो भी है। तो इसलिए हम जो पेपर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे उनका जवाब देंगे, अदरवाइज इधर उधर का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न 48 पे विचार करते हैं। तो प्रायः समाचारों में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों यानी कि मोनोक्लोन एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके संदर्भ में? तो एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में जो है विचार करना है। तब कथन 1, 2, 3 दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो है इन पे विचार करना है और इनसे रिलेटेड ये जो 3 कथन एग्जामिनर ने दिए हैं क्या सही है या नहीं ये चूज करना है। तो देखिए पहला कथन कह रहे हैं कि वे मानव निर्मित प्रोटीन है। बिल्कुल ये बात सही है, ये जो है मानव निर्मित प्रोटीन है। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वास्तव में प्रयोगशाला में उत्पादित प्रोटीन होता है और उन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वाभाविक रूप से जो है उत्पादित एंटीबॉडी की नकल करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। ठीक है, तो इंजीनियर इसलिए किया जाता है ताकि वायरस और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक रोगजनकों से लड़ा जा सके। ठीक है ना, इसलिए ये कथन 1 बिल्कुल सही बात है। वहीं कथन 2 कह रहे हैं वे विशिष्ट प्रतिजनों यानी कि एंटीजेन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की क्रिया का प्राथमिकी तंत्र कुछ परिजनों जैसे अणु जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्रतिजनों से उनका अत्यधिक विशिष्ट बंधन है यह रोगजनक को बेअसर कर सकता है। तो कोशिकाओं में उसके प्रवेश को रोक सकता है या अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिए उसे चिन्हित कर सकता है जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित या संशोधित किया जा सके। ठीक ना, तो इसीलिए ये बातें सही है। वहीं कथन 3 की बात करें तो वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। ये भी बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं एंटीबॉडी से रिलेटेड। तो देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विभिन्न वायरस संक्रमणों जिनमें उभरते हुए भी शामिल हैं के उपचार के लिए जो है विकसित किया गया है। तो और इन पर शोध किया जा रहा है। उदाहरण के लिए बात करें तो MAB, उदाहरण के लिए बात करते हैं MAB का उपयोग जो है इबोला
आरओसीवी के उपचार में किया जाता है और निपाह के संदर्भ में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को संभावित उपचार के रूप में विकसित करने और उनका परीक्षण करने के प्रयास किए गए हैं। और इस क्षेत्र में बात करें तो शोध अभी वर्तमान में भी जारी ही है। तो इस दृष्टि से देखिए तो कथन आपका 3 भी बिल्कुल सही ही होना चाहिए, बिल्कुल सही भी होंगे। तो अब मिलाते हैं 1 2 तीनों सही है। तो देखिए 1 2 कह रहे हैं, 1 2 यहाँ तीनों सही है, तो इसलिए 1 हम नहीं मारेंगे। 2 और 3 नहीं, यहाँ तीनों है, तो ऑप्शन डी में 1 2 3 तीनों, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 49 पे बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 49 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 2 3 दिया हुआ है, उसके बाद कह रहे हैं उपरोक्त में से कितने कथन सही है, यानी कि सही को चूज करना है। अब पहला कथन कह रहे हैं कि महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। ये भाई बिल्कुल गलत बात है। इतना इजी प्रश्न है, महासागरीय जल में बताइए तो कोई विषाणु जीवित नहीं रहते हैं। महासागरों में जो है वायरस प्रचुरता है, जिन्हें वायरल लूम कहा जाता है, ठीक है ना, वायरल लूम कहा जाता है। ये वायरस जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीवों की आबादी को नियंत्रित करना और पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण करना। वे समुद्री जल में सक्रिय रूप से मौजूद रहते हैं और अपनी परपोषी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीवित नहीं बच सकता है, तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं ना भाई साहब। अब वहीं पे कथन 2 कह रहे हैं कि कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। भाई जीवाणुओं में संक्रमण कैसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं, ये गलत बात है। तो अब देखिए कैसे गलत ये भी है, कथन 2 भी। तो ऐसे वायरस होते हैं जो विशेष रूप से बात करें तो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जिन्हें जीवाणु भोजी कहा जाता है, ठीक ना। तो जीवाणु भोजी का परिभाषा यदि याद होंगे आपको, यदि याद कीजिएगा भी तो उस टाइम इन प्रश्नों का जवाब मिल जाएंगे, तो ठीक ना। तो जीवाणु भोजी जो है, जीवाणु भोजी पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जैविक घटक हैं और जीवाणु आबादी को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। क्लियर है। तो इनका उपयोग एंटीबायोटिक कह सकते हैं, इनका उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमणों के उपचार के लिए फेज थेरेपी, वन फेज, ठीक है, वन फेज थेरेपी में भी किया जाता है। क्लियर। तो लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं ये अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गए। तो वही तीसरा कथन कह रहे हैं कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। ये भी भाई इस तरह से गलत हो गया। भाई फिर सही कौन सा है, ये भी गलत कह रहे हैं। अब कैसे गलत कह रहे थे कि वायरस को जो है अपनी प्रतिकृति बनानी, प्राकृतिक नहीं, प्रतिकृति बनाने और फैलने या फैलाने कह सकते हैं, तो फैलाने के लिए परपोषी कोशिका के तंत्र पर नियंत्रण करना होता है। तो ऐसा करने के लिए वे अक्सर परपोषी कोशिका के जीन अभिव्यक्ति को, जिसमें अनुलेखनात्मक सक्रियता भी शामिल है, इनको जो है ये परिवर्तित करते हैं और वायरस प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं, जो परपोषी के अनुलेखन कारकों के साथ संपर्क करते हैं, इससे जो है वायरस का जो प्रकार होते हैं, वायरस के प्रकार अनुकूल तरीके से जीन की अभिव्यक्ति बदल जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो कुछ वायरस अपनी प्रतिकृति के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने के लिए परपोषी कोशिका के अनुलेखन तंत्र को हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए, और यहाँ पे जो कह रहे हैं ये उनसे पूरा विपरीत है, इस वजह से ये गलत हो गए। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों कथन गलत है। तो अब यहाँ ऑप्शन में मिलाइए उपरोक्त कथनों में से कथन कितने कथन सही है। तो एक भी कथन सही नहीं है, तो अब एक भी नहीं है, तो ऑप्शन डी में कोई भी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लियर कर लिए 49 प्रश्न को। प्रश्न संख्या 50 पे बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 50 का कहना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 सक्रियता, कथन 1 और कथन 2, कथन 3 तीनों दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहे हैं उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, मतलब कौन सा एक सही है। आप कथन पे विचार करते हैं। तो देखिए कथन 1 क्या कह रहे हैं। कथन 1 का कहना है कि सक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है, ठीक ना। तो बात करें इनका, तो ये जो कह रहे हैं
ये सक्रियता कार्बन बाह्य श्रव्य धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक समाधान है। बिल्कुल आकर्षक समाधान है, ये सही बात है। बात करते हैं सक्रियता कार्बन अपनी ये जो है अपनी उच्च अधिशोषण क्षमता के कारण जल और वायु शोधन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यह विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों को हटा सकता है, जिसमें आपका रसायन, भारी धातुएं, रंग और गंध शामिल है। ठीक ना, तो इसलिए ये कथन एक सही है। वही कथन दो की बात करते हैं। तो कथन दो कह रहे हैं सक्रियता कार्बन का एक वृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें जो है भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार साक्यता है। ये भी बातें बिल्कुल सही बात है। ठीक ना, तो ऑप्शन कह रहे हैं कथन दो भी सही होंगे। कथन दो इसलिए सही है कि सक्रियता कार्बन की विशेषता इसका अत्यधिक छिद्रपूर्ण संरचना है, जो इसे एक बहुत बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है। तो यह विशाल सतह क्षेत्र ही इसे विभिन्न पदार्थों जैसे कि भारी धातु ले लीजिए उदाहरण के लिए लेड या कैडमियम या मरकरी आदि और अन्य प्रदूषकों को कुशलता से अधिशोषित करने में सक्षम बनाता है। तो यह जो है कथन एक में वर्णित सक्रियता कार्बन की उपयोगिता के एक प्रमुख कारण की व्याख्या भी करता है, यानी कि ये इनका व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब कथन तीन की बात करते हैं। कथन तीन कह रहे हैं सक्रियता कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। भाई बिल्कुल सही बात है, आसानी से संश्लेषित हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए सक्रियता कार्बन को विभिन्न कार्बन समुद्र कच्चे माल से संश्लेषित किया जा सकता है, जिसमें कि आपका लकड़ी, नारियल के खोल, कोयला, पीट और यहाँ तक कि कृषि अपशिष्ट और औद्योगिकी अपशिष्ट जैसे टायरों से भी प्राप्त सामग्री शामिल है। बात करें अपशिष्ट सामग्री से इसका संश्लेषण इसे एक अस्थायी और आकर्षक विकल्प बनाता है। तो यह भी कथन एक में वर्णित सक्रिय कार्बन की आकर्षक साधन होने की विशेषता का एक कारण है। ठीक ना, तो इसीलिए ये भी सही है। और बात करें अब यहाँ पे ये भी जो है इनका व्याख्या करते हैं। ठीक ना, तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। तो उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यहाँ तो भाई तीनों सही है। तो अब कथन पढ़ते हैं, उसे माइंड लग जाएंगे कौन सा सही है। कथन दो और कथन तीन दोनों सही है। बिल्कुल, दो और तीन दोनों सही है, एकदम सही है। तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करती है। बिल्कुल, ये भी इनका व्याख्या करता है और ये भी इनका व्याख्या करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए में ही इनका आंसर लगता है हमको मिल गए। ऑप्शन ए ही इनका सही जवाब हो जाएंगे। अब बी को भी देख लेते हैं, क्या है कि हमको तो तीनों सही मिले, लेकिन यहाँ कथन में कह रहे हैं कौन सा एक सही है। तो कौन सा एक ही चार गो में, तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन डाउट क्लियर कर लेते हैं, बी क्यों नहीं सही होगा। कथन दो और कथन तीन दोनों सही है, बिल्कुल सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करती है। नहीं भाई साहब, यहाँ दो भी एक की व्याख्या करते हैं और कथन तीन भी एक की व्याख्या करते हैं, इस वजह से ये गलत हुए। सी, कथन दो और कथन तीन में से केवल एक सही है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। क्या है कि कथन दो और कथन तीन में से एक नहीं बल्कि दोनों, कथन दो और तीन दोनों सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। वहीं डी में कहा ना तो कथन दो है और ना ही कथन तीन सही है, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ तो तीनों सही है। ठीक ना, तो इसलिए ऑप्शन ए में जो है कथन मिल रहे थे, इसी वजह से हम ऑप्शन ए को टिक कर दिए। ठीक है, तो बताइए कहीं डाउट है आप लोगों को प्रश्न से लेकर के? यदि नहीं है तो प्लीज़ थम्स अप करके जाइएगा भाई लोग। आप लोगों के लिए बहुत ही हालांकि आप लोगों के लिए ना कहें, हम अपना भी स्टडी कर रहे हैं, तो एक टारगेट सीमित किए हैं कि 5 प्रश्न डेली PYQ को देखना है, बाकी स्टडी पे टाइम लगाना है। तो लगभग 20 मिनट ले लिए ही होंगे आप लोगों का, तो थोड़ा बातचीत आज लंबा कर लिए, तो इस वजह से 21-22 मिनट ले लिए आपका। ठीक है ना, इसके लिए क्षमा चाहते हैं यदि एक्स्ट्रा इधर उधर आप लोगों का समय लिए। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि आप लोगों का ज़्यादा समय इधर उधर हम बर्बाद करें, बस आप लोगों को जो है हम PYQ जैसे हम खुद देख रहे हैं, तो सोचे आप लोगों के बीच डाल दें। आप लोग भी 20 मिनट समय निकाल करके देख लीजिए, बाकी बात पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप लोग भी, और हम भी अपना पढ़ाई पे अब फोकस करेंगे। तो गाइस, हमने 50 प्रश्न अभी तक में सॉल्व कर लिए हैं। जो भी भाई न्यू है, जो भी भाई नहीं देखे हैं, उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि यदि पूरा वीडियो अंदर इच्छा है PYQ देखने का तो ही देखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे 51, 52, 53
54-55 ये पूरे पेज को देखेंगे, ठीक है। तो लगभग हम 100 प्रश्न का आज हम निकाल लिए, पूरा कंप्लीट ही कर लिए हैं 100 प्रश्न तक, देख सकते हैं गाइस 100% तक निकालिए। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है जीरोक्स का लगभग ये पेपर तक, ठीक ना। तो जैसे ही इनका लगभग 80 प्रश्न हो जाएंगे तो 80 के बाद हम एक कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, जिसमें कि कुछ पेपर रह गए हैं। जीएस तो लगभग 1 क्लियर कर लिए हैं, तो सिसेट रह गए हैं, 24 का भी रह गए हैं, और 25 हाल ही में जो एग्जाम हुआ इनका भी रह गए हैं। तो आप लोगों से वोटिंग के माध्यम से पूछेंगे, ठीक ना, तो उस टाइम देखा जाएगा, अभी इतना टेंशन नहीं लेना है। तो अभी आप लोग सब्जेक्ट को कवर कीजिए और अपना स्टडी कीजिए, साथ में जो टारगेट रखे हैं, ये तो हमारा टारगेट है, बाकी आप लोगों का जो भी टारगेट है पूरा डेली का जो है रूटीन उनको फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर कल। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।